केमिकल काइनेटिक्स। In this chapter we explain about the rate of reaction, factor affecting the rate of reaction, mechanism, etc. That is the branch of chemistry in which we study about the rate of reaction, factor affecting the rate of reaction and mechanism of reaction is called क्या? Chemical kinetics. The branch of chemistry in which we study about the rate of reaction, factor affecting the rate of reaction, factor affecting of rate of reaction, and mechanism of reaction is called chemical kinetics. ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो वर्ड देख रहे थे, यहां पे एक नया वर्ड हम लोगों के पास क्या मिल रहा है सर? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मिल रहा है हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अबे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। सपोज दैट कि अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट आर है और इससे बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? आर है और इससे बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो यानी कि जब टाइम कुछ जीरो था, टाइम कुछ क्या था? जीरो था, तो उस टाइम में ए क्या था? R1 था, कुछ वैल्यू था, तो इस टाइम में कुछ भी नहीं बना होगा, है ना। और जब ये टाइम कुछ बीत गया, ठीक है, तो ए बना होगा क्या? R2। ए कुछ बना होगा समथिंग P1 या P2, ठीक है, ए P2 बन गया सपोज दैट। तो यानी कि इन दोनों में क्या हुआ है? चेंजिंग आई है। पहले अमाउंट क्या था? ज्यादा हुआ होगा, अब बाद में टाइम आने के बाद क्या हुआ होगा? घटा होगा। यहां पे क्या था? प्रोडक्ट साइड में क्या था? कुछ भी नहीं था, और कुछ टाइम बीतने के बाद इसका अमाउंट कुछ बढ़ा होगा। इसकी बात अगर मैं करूं तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि मेरे पास है सर, मैं एक खास इंटरवल की बात करूं तो टाइम इंटरवल एकदम फिक्स लेकर अगर 1 सेकेंड की बात चले, कितना की बात चले? 1 सेकेंड की लेकर चले, तो 1 सेकेंड में इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होगी उसको, या इसके कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होगी उसको, इन दोनों को क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, the change of concentration of reactant or product in per unit time। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड टाइम। 1 सेकेंड टाइम में जो चेंजिंग हो रही है उसी को क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करेंगे कि द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product of chemical reaction in per unit time
इन यूनिट टाइम लिख सकते हैं। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड है ना, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब अगर इसको मैथमेटिकली मैं बताऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन से क्या पता चल रहा है? सिंपल बात है, चेंज ऑफ क्या, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज, लिख सकते हैं ना। यानी कि जितना टाइम चेंजिंग हुआ वो टाइम चेंजिंग, और जितना कंसंट्रेशन चेंजिंग हुआ उस कंसंट्रेशन चेंजिंग को। अगर मैं विद रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट की मैं बात करूं, मैं रिएक्टेंट के तौर पे अगर देखूं तो क्या लिख सकते हो? WRT विद रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अगर तौर पे देखे जाए, ठीक है, तो क्या शक लिख सकते हो आप? हाँ, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब एक छोटी सी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्लियर? ये मेरे पास फेविकॉल है और इस फेविकॉल के अंदर मैंने रिएक्टेंट डाला है, और समझो कि मैं इसको पुश कर रहा हूं तो जो बाहर निकल रहा है प्रोडक्ट में निकल रहा है। तो मैं इसको पुश करते जाऊंगा तो अंदर वाला पार्ट बढ़ेगा कि घटेगा? मैं इसको दबाऊंगा तो घटते जाएगा, और बाहर वाला पार्ट बढ़ते जाएगा। यानी कि अंदर रिएक्टेंट था वो क्या होगा? घटेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो क्या हो रहा है सर कि मैं अगर बोलूं तो ऐसे इसको लिख सकता हूं क्या, कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट अपॉन टाइम चेंज, टाइम चेंज। अगर मैं विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट में बोलूं, प्रोडक्ट बढ़ेगा कि घटेगा सर? प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट बाय टाइम चेंज। एनी डाउट? रेट ऑफ रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। कितने टाइप में क्लासिफाइड करते हैं हम लोग? 2 टाइप में। क्या, कैसे? एक तो टाइम हो गया, मैंने बताया क्या कि मैंने एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाया, और रिएक्शन स्टार्ट करवाने के बाद मैं 10 मिनट का टाइम लेके चला, 20 मिनट का टाइम लेके चला, 5 मिनट का टाइम लेके चला, यानी कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल अगर लेके चलूंगा तब मैं उसमें क्या बताऊंगा? एवरेज हुआ, है ना। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो हर सेकंड बाय सेकंड क्या होता जाएगा? चेंज होते जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हर सेकंड बाय सेकंड चेंज होगा। तो सेकंड बाय सेकंड चेंज हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं 10 मिनट की, तो एक 10 मिनट एवरेज ना बताएगा बाबू, है कि नहीं? क्योंकि वो इंस्टेंट टाइम में ही क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप से, एक मैं बात करूंगा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर सकता हूं, और दूसरी मैं बात करूंगा तो उसको इंस्टेंट टाइम में बात करूंगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो होता है जो क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या होता है इसको क्लासिफाइड कर रहा हूं कितने टाइप्स में, वहां से कौन कौन? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
मैं बात कर रहा हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर? कि द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन डेफिनेट टाइम इंटरवल is called average rate of reaction. Average rate of reaction. ठीक है, रेट के लिए भी क्या लिख सकते हैं आप? फॉर्मूला मैथमेटिकल टूल्स में देखोगे तो क्या लिखोगे? एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हो? सोचो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि क्या आ जाएगा? डेल्टा जो लगाते हैं चेंज के लिए, या ऐसा लिख सकते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट अपॉन टाइम चेंज। टाइम चेंज लिख सकते हो, हाँ? और यहां पे भी क्या लिख सकते हो? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम चेंज। सर अभी मैंने बताया कि जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है इसमें रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और क्या होता है? तो चेंज के लिए मैं मैथमेटिकली क्या बताया था कि डेल्टा वर्ड का यूज करते हैं, साइन का यूज करते हैं चेंज के लिए। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो साइन निगेटिव देंगे, क्योंकि घटने का साइन देना पड़ेगा ना। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? आर रिएक्टेंट और बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा? पी बाई डेल्टा टी। एवरेज रेट का फॉर्मूला हमारे पास एक आया। अब वेयर डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 माइनस क्या हो जाएगा? R1 जो चेंजिंग होगा, और डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। तो अब मैं बात कर रहा हूं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। क्या होगा? इसमें कोई भी इंस्टेंट टाइम ले लेंगे, ठीक है? जैसे मैं 5:10 से स्टार्ट किया तो 5:10 15वां सेकंड में, 5:10 के 16वां सेकंड में, 18वां सेकंड में, 20वां सेकंड में जो भी चेंजिंग उस टाइम में दिखाई देते रहेगा, एकदम इंस्टेंट टाइम में जो दिखाई देता रहेगा, उस इंस्टेंट टाइम के रेट को क्या बोलेंगे आप? इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो क्या देख रहे थे हम लोग कि द change of concentration of reactant or product
in any instant time is called instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. अगर मेरे पास कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से क्या जा रहा है, प्रोडक्ट पी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, चूंकि चेंजिंग इंस्टेंट टाइम में ज्यादा होगा या कम होगा, बहुत कम होगा, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं रेट क्या था, डिक्रीज तो होगा ना रिएक्टेंट, तो डी आर बाई क्या हो जाएगा, डी टी, बहुत कम चेंजिंग होगा बहुत कम टाइम में, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस डी पी बाई क्या आ जाएगा, डी टी। ग्राफ फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, मैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं सपोज दैट कि यहां पे पहली ग्राफ जो लेके चल रहा हूं, ठीक है, एक साइड में मैंने रिएक्टेंट लिया, इस साइड में क्या ले रहा था, रिएक्टेंट, ठीक है, और इधर में मैं लेके चला टाइम, ठीक है। जब टाइम कुछ भी नहीं बीता हुआ होगा, जीरो था, उस टाइम में रिएक्टेंट का वैल्यू क्या हुआ होगा, बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम पिक भी था ना, उस टाइम में मेरा रिएक्टेंट यहां पे R1 था या R0 था, जब जीरो टाइम पे था तब। यहां पे कुछ टाइम बीता होगा तो T1 आया होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, R1 आया होगा। जब यहां से T2 बीत गया होगा तो ये क्या हो गया होगा, R2 होगा, हो गया होगा। जब यहां से क्या जाएगा, तो ऐसे अगर मैं इसको मिलाते चलूं, ऐसा मैच करवा देता हूं, ठीक है, यहां से T3 हो गया सपोज दैट, तो यहां से क्या हुआ होगा, R3 हो जाएगा, ऐसे घटते आ रहा होगा, और यहां पे जब T4 हुआ होगा तो यहां से क्या हो गया होगा, R4 हो गया होगा, ऐसे घटते घटते अपना जीरो पे आ गया होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको मिला के देखूं यहां से, तो ये जो स्लोप देख रहे हो, ये जो स्लोप आया हमारा, ये वाला आ रहा है ना, ठीक है। तो ये पूरा अगर मैं 10 मिनट 5 मिनट T1 से T3 के, T1 से T4 का, T0 से लेकर T5 तक T4 का अगर मैं इतना देखूं, तो ये पूरा टाइम इंटरवल, अगर खास एक टाइम इंटरवल की बात करूंगा, तो यहां से सपोज दैट मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं, यहां से यहां का, तो ये वाला जो पोर्शन दिया हमारा, वो देता है, ये जो ग्राफ देगा, ये जो स्लोप देगा, ये देगा एवरेज रेट का, एवरेज रेट का। लेकिन अगर इसका बहुत ही छोटा टाइम अगर देख के चलें, देखो यहां से इसके बीच, ठीक है, और इसके बीच का एकदम छोटा ग्राफ, तो इसके बीच का भी तो कुछ स्लोप आया होगा ना, बहुत छोटा इंस्टेंट का, तो इंस्टेंट का जो ग्राफ आएगा उसको क्या देंगे, वो जो देगा स्लोप देगा, वो देता है इंस्टेंटेनियस रेट की बात करता है। कोई दिक्कत, नोट करेंगे इसको। यही चीज अगर प्रोडक्ट की तरफ से अगर लेके चलूं तो क्या आ जाएगा, ये बस कुछ नहीं है, स्लोप ऐसे है, वो इस तरह से चला जाएगा, ऊपर से जाएगा, है ना। अगर इधर से मैं प्रोडक्ट बनाऊं और इधर से क्या लगा दिया, टाइम, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, इसका इस तरह से जाएगा स्लोप। जैसे जब टाइम 0 था तो P0 था, यहां पे T1 हो गया, सॉरी T1 हो गया, यहां पे T1 हो गया। अब इसको मिला देते हैं, ये हो गया T1, ठीक है, यहां पे आके क्या हो गया होगा, P2 हो गया होगा, तो यहां पे आके क्या हो गया होगा, ये T2 हो गया। यहां से ऐसे आके क्या हुआ होगा, P3 हो गया, तो यहां पे आके क्या हो गया, ये T3 हो गया। ऐसे क्या हो गया होगा, ऐसे आया होगा, P4 हो गया होगा, तो ये क्या हो गया होगा, T4 हो गया होगा। तो इस तरह से पूरा टाइम इंटरवल जो फिक्स टाइम इंटरवल में दिया, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल दिया, इस टाइम इंटरवल को बोलेंगे एवरेज रेट
और एकदम छोटा दो छोटे टाइम के बीच, इंस्टेंट टाइम के बीच देगा, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। क्यों ऐसा हो रहा है सो देखते हैं। क्योंकि इंस्टेंटेनियस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जब आप छोटा देख रहे हो तो ये हो गया dt और ये हो गया dp, है ना। तो ये जो देगा सो क्या जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा। एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे समझते हैं इसको। सपोज दैट कि मेरे पास एक रिएक्शन है, A मोल ऑफ A रिएक्शन कर रहा है B मोल ऑफ B के साथ, ठीक है। A मोल ऑफ A is reacts with B मोल ऑफ B, then it give C मोल ऑफ C plus D मोल ऑफ D। तो इसको एक्सप्रेस करना बहुत इजी है, ठीक है। कैसे, विद रिस्पेक्ट ऑफ हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, तो चले देखते हैं। तो इसके लिए रेट इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, बढ़ेगा कि घटेगा रिएक्टेंट, घटेगा। तो रिएक्टेंट घटेगा तब क्या आ जाएगा, मैं साइन कौन सा दूंगा, निगेटिव। तो निगेटिव ए वाला जो पोर्शन है इसको 1/, में रखते हैं। जो यहां पे जो नंबर वाला जो वैल्यू आएगा ना, इसको क्या करते हैं 1/, में कर देंगे। फिर DA/, क्या आ जाएगा, DT। जितना ही घटेगा उतना ही घटेगा, तो क्या आ जाएगा इसके लिए 1/B dB/, क्या आ जाएगा, DT लिख सकते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम प्रोडक्ट लिखेंगे तो WRT प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अभी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव 1/C DC/, क्या DT, ठीक है, इज इक्वल टू क्या +1/, फिर इसके लिए क्या लिखोगे DD/DT। गुड आउट। चलिए अब कोई रिएक्शन को देख के डाल के देखेंगे इस पे कैसे लिखेंगे। या पूरा का पूरा भी यहाँ पे लिख सकते थे ऐसे, और मैं ऐसे लिख सकते थे रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू पूरा इन दोनों को मिला के लिख सकना चाहोगे तो क्या -1/A DA/, क्या इज इक्वल टू -1/B DB/, क्या DT इज इक्वल टू +1/C DC/, क्या DT इज इक्वल टू +1/D DD/, क्या DT, है ना। ऐसे भी लिख सकता हूं। तो चलें देखते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास है H2 + I2 एरो 2HI, और इसको एक्सप्रेस करना है आपको क्या, रेट के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है नहीं ना, तो कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे -DH2/, क्या DT। यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट है नहीं ना, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे -DI2/, क्या जाएगा DT। चलो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है 2 है, तो क्या लिखोगे +1/, क्या 2DHI/, क्या। समझ में आया कैसे एक्सप्रेस करना है। आगे मैं एक और क्वेश्चन डालूं, चलो N2 + 3H2 एरो 2NH3, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करके देखते हैं, क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -DN2/, क्या DT इज इक्वल टू -1/3 DH2/DT इज इक्वल टू +1/2
DNH3 बाई क्या dt। कोई दिक्कत? एनसीईआरटी पीस पे न्यूमेरिकल भी है। आगे और कोई क्वेश्चन को अगर देखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, NO2 प्लस CO एरो, CO2 प्लस NO। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट इज इक्वल टू क्या? माइनस DNO2 बाई क्या dt इज इक्वल टू माइनस DCO बाई क्या dt इज इक्वल टू प्लस क्या DCO2 बाई dt इज इक्वल टू प्लस DNO बाई क्या factor affecting the rate of reaction। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है, बहुत इजीली समझ जाएंगे। लाइफ में कभी ना कभी किसी को झगड़ा करते हुए देखे होंगे या कभी लाइफ में खुद भी पार्टिसिपेट हुए होंगे, है ना? ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो क्या पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, है कि नहीं, या देखा भी नहीं होगा, है ना? तो चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से कि झगड़ा की बातें किस किस चीज पर निर्भर करता है? तुरंत झगड़ा हो जाना, पर सेकंड झगड़ा का रेट चेंज कर जाना, किस किस चीज पर निर्भर करता है? पहला जो होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर सामने वाला व्यक्ति एकदम सीधा टाइप का होगा, वो झगड़ा में पार्टिसिपेट जल्दी नहीं करेगा, है कि नहीं? अगर वो क्या जाता है, लेकिन अगर वो ज्यादा क्या होता है, झगड़ालू टाइप का होता है, मतलब झगड़ालू मतलब केमिस्ट्री में बोले रिएक्टिव, केमिस्ट्री बोले तो रिएक्टिव। तो अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, जल्दी से पार्टिसिपेट कर जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो यानी कि फैक्टर पहला जो इफेक्ट काम करेगा वो क्या काम करने वाला है सर? ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला हो गया। फैक्टर जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्लियर? तो चलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट की मैं बात करता हूं। क्या है? एक कोलिजन थ्योरी है, एक कोलिजन थ्योरी होता है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी को छोड़ के अभी हम लोग अगर नॉर्मल लाइफ की अगर बात करें, ठीक है, तो सोचो एक लड़का जो अपने गार्जियन के साथ बंधा हुआ है, वो झगड़ा जल्दी करेगा, या क्या होता है एक लड़का जो अनेरिया ऐसे घूम रहा है वो झगड़ा कर लेता है, अनेरिया वाला करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है ना, और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, मतलब गार्जियन से स्पेस ज्यादा है। तो किसका इंटरमोलिकुलर, किस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है? गैसियस स्टेट में। यानी कि अगर क्या होता है, जो गैस रहेगा उसके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा करेगा, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि the rate of reaction is depends upon nature of reactant, that is, या फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट
reactant having more rate than solid and liquid state. लिक्विड स्टेट नोट करेंगे इसको। हो गया। अब इसके भी बहुत सारे क्या होता है, अब इसका भी क्या होता है, अब नेचर की बात करें तो अलग अलग फैक्टर्स जो हैं इसको क्या करते हैं, मतलब इसको डिपेंड करने का, नेचर पे डिपेंड करने का बहुत सारा कारण है। कारण क्या है, तो सबसे पहली कारण अगर देखें, ठीक है, तो गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में क्या होगा कि गैस फ्री होगा, और हम लोग जानते हैं कि ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन रैपिड रैंडम मोशन। हमेशा वो क्या होता है, रैपिड रैंडम मोशन में इधर उधर का स्पीड में रहेगा। जब इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा, और जितना ही ज्यादा टकराएगा तो एक दूसरे से ज्यादा टकराएगा तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन। तो जो जितना ही कोलिजन ज्यादा पकड़ेगा उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बिकॉज में लिख देते हैं, बिकॉज पॉइंट ए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन SION। ठीक है, जितना ही ज्यादा टक्कर होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव में बात पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, कि आयनिक का ज्यादा होगा या मॉलिक्यूलर का, आयन का ज्यादा होगा या मॉलिक्यूलर का। तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है, आयनिक का कोलिजन ज्यादा होता है, और क्या होता है, मॉलिक्यूलर का कोलिजन कम होता है, जिसके कारण आयनिक मॉलिक्यूलर की तुलना में क्या होता है, फास्टर होता है। यानी कि द रेट ऑफ reaction of ionic reaction is greater than molecular reaction because the number of collision in per second of ions are greater than molecules। इसका मतलब एक चीज और हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक चीज और हम लोग जानते हैं क्या, कि आयनिक का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, आयनिक का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है किसके कंपेयर में, मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूलर के कंपेयर में। यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बी में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। तो ये सारी बातें हैं हम लोगों का। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ठीक है,
दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, अगर सपोज दैट कि क्लास जो लॉकडाउन के पहले वाला क्लास चल रहा है, सपोज दैट कि लॉकडाउन के पहले वाला क्लास चल रहा है, मतलब पर क्लास में मेरे पास 300 बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है, हाँ, यहां से एक लड़का बाहर निकला, ठीक है, यहां से एक लड़का बाहर निकला, उसके साथ बहुत सारा छुट्टी हुआ होगा तो निकला होगा छुट्टी के टाइम में, ठीक है, एक बाइक वाला उसको आके टक्कर लगा दिया, ठीक है, और बाइक वाले टक्कर लगाया, ठीक है, और टक्कर लगाने के बाद उसके साथ क्या होता है, बदतमीजी भी करने लगा उस लड़के के साथ, ठीक है, बाकी जो तुम्हारा दोस्त और साथी निकलेगा उसको क्या करेगा, उसको हाँ मार के उसको कचुम्बर निकाल देगा। कचुम्बर कितना देर में निकालेगा, 5 मिनट से भी कम। लेकिन अगर अब लॉकडाउन की स्थिति है, ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति है, यहां से एक बच्चा निकला, कोई बाइक वाला टक्कर लगा दिया, बदतमीजी कर रहा है, 2 और साथी सपोज दैट कि उसका साथ कोई रोड पे मिल गया है कि नहीं, तो जब 2 अगर कोई मिला, ठीक है, तब वहां पे अगर रिएक्शन होने लगा, झगड़ा होने लगा, तो उस समय कचुम्बर बनने में क्या ज्यादा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, लगेगा ना। हो सकता है इधर वाला पिटा जाए, इट मे बी पॉसिबल दैट, है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि जितना ही ज्यादा झगड़ा करने वाला आदमी होगा उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। क्या कचुम्बर ज्यादा बना रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, समझ आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मजा आ रहा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या होता है, जल्दी से जो उसको कचुम्बर बना दिया, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा था, है ना, जलने से मिल रहा था, कोलिजन हो रहा था, टकरे हो रहा था, तो जितना ही ज्यादा कोलिजन होगा रेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, बिकॉज क्या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं पर सेकेंड में जब कर रहे थे तो, या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है, जितना इफेक्ट के साथ कोलिजन हो रहा था, मतलब लग रहा था तो इफेक्ट दिखाई दे रहा था, जहां लगा वहां पे इफेक्ट निकाल दिया, है कि नहीं, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गए, ठीक है। और देन ऐसा लिख सकते हैं, देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो है हमारा क्या, टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगली, जो कि है हमारा टेम्परेचर, मतलब तापमान। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, कोई लड़का अगर क्या होता है, यहां से गर्मी में जा रहा है, ठीक है, पूरा एकदम गरमाइल जा रहा है साइकिल चलाते हुए, ठीक है, और साइकिल चला के गरमाते हुए जा रहा है, और उसके बाद साइकिल जब चला के और गरमा के जा रहा है, उसमें कोई बदतमीजी उसके साथ करे, तब हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर जितना ही ज्यादा है उतना ही रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देता है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। टेम्परेचर किसको बढ़ाता है, अब जितना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा कोलिजन हो जाएगा,
है ना, तो जिसके कारण क्या जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बिकॉज क्या है रीजन, हाँ, कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका सर, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और जो इफेक्टिव कोलिजन है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, रेट का, है ना, और ये क्या हो जाएगा, रेट का। इसका मतलब ये हुआ, तो हम लोग मिला सकते हैं कि ई और ई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे आगे चल के मैं बताऊंगा जब उसमें इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का एक इक्वेशन बताऊंगा, वहां पे भी टेम्परेचर का रिलेशन निकालूंगा, लेकिन अभी सिर्फ अभी इतना ही जानिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घट जाएगा। अब जो बात कर रहे हैं वो क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। अभी कैटलिस्ट है क्या, एक छोटा सा स्टोरी समझाते हैं, ठीक है। चलो, सपोज दैट कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, ठीक है, क्या बात है, राम और श्याम दो दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त जो हैं सो आराम से क्या होता है, खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कोई बात को लेकर इनको झगड़ा हो गया, ठीक है। सोहन सुन रहा है झगड़े को, यहां से झगड़ा जब होके चला गया, सोहन गया राम के घर, ठीक है, बोला यार श्याम जो है सो तुम्हारे बारे में उस टाइम इतना गंदा वर्ड बोल रहा था, हमें तो बर्दाश्त नहीं हुआ, हम तो चाहते तो क्या था, हमको तो मन क्या मारे, लेकिन तुम लोगों का झगड़ा था तो हम क्या बोले, है ना, लेकिन बहुत बेशर्म आदमी है। अब राम क्या समझेगा, मेरा सबसे बड़ा दोस्त आ गया, जितना खुन्नस था उसके लिए वो सब निकाल देगा, किसके लिए, श्याम के लिए जितना खुन्नस भरा हुआ था उसके दिल में, वो सब के सब किसको कर देगा, सोहन को, ये ना तीसरा पर्सन जो था। अब सोहन क्या करेगा, फिर श्याम के घर जाएगा, है ना, कहेगा यार राम तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा वर्ड बोल रहा था, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हम तो चल आए, ठीक है, लेकिन हम तुमको बता दिए, ठीक है। उसको भी लगेगा कि मेरा दोस्त जो है सो बहुत अच्छा है, चलो हम इसको क्या होता है जो भी है बता देता है, ठीक है। फिर जाता है राम के पास, फिर जाता है सोहन के पास, फिर राम के पास, फिर श्याम के पास, फिर राम के पास, फिर श्याम के पास। अब सोहन इतना इधर उधर करता है बात को कि राम और श्याम अब सामने होंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, हाँ बढ़ाएगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो कैटलिस्ट क्या हुआ, अब बताओ इन दोनों के झगड़ा में सोहन का कुछ दिक्कत होगा नहीं ना, तो सोहन क्या हुआ, एक फॉरेनर सब्सटेंस हुआ, बाहरी चीज हो गए, ठीक है, जो इसके झगड़ा में पार्टिसिपेट तो किया, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दिया, लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं लाया, तब उसको क्या बोलेंगे, जैसे गांव में इसको चुगला कहते हैं, है ना, कहते हैं ना, जस्ट वही है आपका कैटलिस्ट। तो क्या बोलेंगे आप कि कैटलिस्ट क्या है, हाँ, द फॉरेनर सब्सटेंस which take part in a chemical reaction without changing itself quantitatively or qualitatively, ना तो क्वालिटी में चेंज होना चाहिए ना तो क्वांटिटी में चेंज होनी चाहिए, ठीक है, इन इटसेल्फ, उसके सेल्फ में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है, तब उसको क्या बोलेंगे आप। तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, कैटलिस्ट आगे चल के इसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे चैप्टर में, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है, द
फॉरेनर सब्सटेंस, मतलब ये रिएक्शन का चीज नहीं है, बाहर का है। द फॉरेनर सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, change the rate of reaction and change the rate of reaction without changing in itself, without changing in itself, किसमें? क्वांटिटेटिवली और क्वालिटिवली। ना तो क्वांटिटी में चेंज होना चाहिए, नहीं क्वालिटी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, यहां पे सर जो हम यूज करते हैं मोलिब्डेनम जो यूज करते हैं, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डाल देते हैं क्या चीज को? कैटलिस्ट को। ठीक है, अब जो बात रही यहां पे कि कैटलिस्ट हो गया। अभी कैटलिस्ट जो होता है, जो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अब फिर पॉजिटिव वाले को तो समझा दिया। पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज करना, जो झगड़ा को बढ़ा दे रहा था, सुन वाली बात। लेकिन अगर मैं एक चीज और बताऊं, ठीक है, कि जैसे घर पे तुम लोगों का एक स्टोरी हमेशा घूमता है तुम लोगों के आगे पीछे। वो क्या स्टोरी है मैं समझाता हूं। वो स्टोरी ये है कि शाम का टाइम हो जाए, है ना, शाम का टाइम होता है तो क्या होता है, या दोपहर का, जिस घर में एक भाई और एक बहन है या दो भाई है, ठीक है, टीवी देखने के लिए दोनों बैठा है रिमोट को लेके। हाँ, एक वो कहेगा क्या मैं मैच देखूंगा क्रिकेट, दूसरा क्या बोलेगा मैं सीरियल देखूंगा या मैं मूवी देखूंगा, है ना। इसको लेकर रिमोट को लेकर क्या होता है, झगड़ा शुरू होता है। हाँ, बीच में क्या आती है, मम्मी आती है ना। हाँ, जिसको क्या होता है, एक को हटाती है, हाँ, या दोनों को मार के दोनों को हटा देती है, टीवी बंद हुआ ना। लेकिन कुछ देर के बाद मम्मी कहती है पहले किसके पास, एक के पास, कहती है देखो तो तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है और तू उसके बारे में ऐसे ऐसे करता है, कहती है कि नहीं। हाँ, ये क्या की, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई कि घटाई, घटा दी। फिर दूसरा क्या जाता है, दूसरे के पास जाती है, फिर बोलती है तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा था, वो रो रहा था तुम कि भैया मेरा कैसे कर दिया, है कि नहीं। हाँ, क्या हम भैया को कितना करते हैं, भैया तो तुम्हारे भी दिल में जगह लगेगा, अरे नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है कि नहीं। और इससे क्या होता है, प्यार बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, घट गया, घटा ना। तो क्या हुआ, एक हो पॉजिटिव कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, विच इंक्रीजेस द रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और निगेटिव क्या करेगा, घटा देगा। कौन, ही मम्मी वाला हो गया ना। हाँ, तो दो तरह का क्या कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव वाला कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और निगेटिव वाला डिक्रीज करता है। यानी कि डिपेंड किया किस पे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को भी तो डिपेंड कर रहा है ना रेट। हाँ, कि बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो कब, पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और निगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत, मैं यहां पे लिख देता हूं, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेट और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, रेट या प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। फिफ्थ पॉइंट, presence of
रेडिएशन। ठीक है, अब मैं बोलूं कि प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन की मैं बात कर रहा था, है ना, तो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो एक मान लेते हैं कि अगर जिस रात में दिन में अगर एक पौधा को उठाएं, ठीक है, पेड़ को उठाते हैं और अंधेरा में ले जाकर रख दें, उसको 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन तक रख देंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। क्यों? प्रकाश नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब फोटोसिंथेसिस भोजने नहीं बनाएगा तो पेड़ जिंदा कैसे रहेगा यार? छोटी सी बात है कि नहीं? तो वही बात है कि जितने जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो लाइट में होने वाला रिएक्शन है, उसको रेडिएशन नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट में होने वाली रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे कि एग्जांपल का, ठीक है, तो CH4 मीथेन है ना, इस मीथेन को Cl2 डाल दो, ठीक है, और इसमें कर दो डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, नो रिएक्शन फाउंड, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन जो ही लाइट डालोगे तब क्या हो जाएगा? CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रेडिएशन आ गया, बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, तो यानी कि फोटोकेमिकल रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो भी बात करेंगे इसमें लॉ पढ़ेंगे अब, ठीक है। हाँ, एक वर्ड आता है पहला जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसका है नाम, 11th में मैंने पढ़ाया था, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन। पढ़ाया था कभी 11th में? एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन, इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड आता है एक्टिव मास। क्या आता है? एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है सो समझिए, अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर उसके कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं आप? मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, तब उसको मास को क्या कहेंगे आप? ठीक है, उस रिएक्टेंट के मास को क्या बोलेंगे आप? एक्टिव मास। यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which is expressed in क्या? मोल पर लीटर is called एक्टिव मास। ठीक है, क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन का? लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन की मैं स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं।
एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताना, ठीक है। अभी तो सब लोग घर से कम निकल रहा है लॉकडाउन के कारण, लेकिन लॉकडाउन से पहले जब सुबह सुबह जब गांव के बूढ़े लोग या घर के बूढ़े लोग जब दौड़ने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए निकलते थे, तो क्या होता था, किस पर ही बात टॉपिक, कोई सपोर्टर रहता था लालू यादव का, कोई सपोर्टर क्या होता है नरेंद्र मोदी का, कोई समथिंग का समथिंग का समथिंग का। अब इसको लेके सब लोग क्या करते थे, एक दूसरे से मतभेद करने लगते थे, है ना। हाँ, अब ज्यादा ब्लड प्रेशर वाला रहता था, क्या करता था, एक दूसरे से हो गया वहीं पे, है ना। अब गलती से उस बूढ़े व्यक्ति का अगर कोई क्या होता है कि एकदम जवान नौजवान पोता है, तो वहां पे रहेगा, वो गाली दे रहा है, सामने वाला ही कुछ नहीं बोल रहा है, तब क्या हो जाएगा, कुछ तो बोलेगा। अगर दोनों का पोता सामने सामने हो जाएगा तब क्या होगा। वो लोग तो बहसी करके छोड़ दिया था, लेकिन ये सब क्या होता है, कचुम्बर निकाल लेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज करेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि क्या हुआ, तो उसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है सर, किस पे, जो एक्टिव था, जो पोता जो था, सो भी नौजवान था, एक्टिव था, एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा था, ये ना। तो क्या बोलेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट के एक्टिव मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझाया है। यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active mass of each reactant, which is participated in, केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसके एक्टिव मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं कोई रिएक्शन अगर देख दूं इस तरह से कि अगर A मोल ऑफ A इज रिएक्ट्स विद द B मोल ऑफ B, देन इट गिव प्रोडक्ट P, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, C मोल ऑफ C दे दिया और D मोल ऑफ D दे रहा है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करवाएंगे, इस पे कि इस पे डिपेंड करवाएंगे, रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट पे डिपेंड करने के लिए कह रहा है ना। तो क्या करेंगे आप, रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या जाएगा, A का पावर A और B का पावर क्या जाएगा, B हो जाएगा। हाँ, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, K लगा देंगे, तो K इंटू A का पावर क्या हो जाएगा, A और B का पावर B, और ये जो इक्वेशन हमारे पास आया इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। वेयर K इज इक्वल टू क्या हो गया सर, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। रेट लॉ इक्वेशन। अभी मैंने इस इक्वेशन को लिखा था क्या, रेट इज इक्वल टू क्या बताए थे अभी, K इंटू A का पावर क्या था, A और B का पावर क्या था, B। हाँ, ये दोनों क्या था, एक्टिव मास, हाँ एक्टिव मास था ना। तो क्या है, ये रेट हो गया और ये एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दे देगा उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, हाँ रेट लॉ इक्वेशन। यानी कि द मैथमेटिकल इक्वेशन, which gives the relation between क्या, which gives the relation between rate of reaction and
active mass of each of reactant, each of reactant, ठीक है, is called rate law equation. Write the rate law equation of following reaction. ठीक है सर? अभी देखे थे इसको कि A मोल ऑफ A रिएक्शन किया था तो B मोल ऑफ B से C मोल ऑफ C दिया था और D मोल ऑफ द D, और इसके लिए आप इसको लिखे थे, यही ना? तो अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, देखिए तो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ऐसे करते हैं, एक ही टाइप रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके लिए रेट लॉ ऑफ इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? क्या होता है देखो तो, कि आगे वाला जो पोर्शन था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो पावर में चला गया है, यही ना? तो कुछ है नहीं, बस इसको लिखेंगे क्या, रेट इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, के इनटू N2 का पावर कुछ देना है नहीं ना, है कोई इसके आगे नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, और H2 का पावर क्या हो जाएगा, क्या है 3, कोई दिक्कत? ये हुआ इसका रेट लॉ इक्वेशन। और क्वेश्चन दो, देखो तो H2 प्लस I2 एरो 2HI, इसके लिए भी रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू H2 का पावर कुछ भी नहीं क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, और I2। एक और रिएक्शन दे देते हैं, 2NO प्लस O2 एरो 2NO2, इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO का पावर 2 और O2, हो जाएगा ना? इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट, जिससे हम लोग K से रिप्रेजेंट किए थे। अब रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा बैक में आते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रेट लॉ इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर ए और बी का पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे रखें इफ ए का पावर कितना, ए इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर और बी का पावर बी भी क्या हो जाए 1 मोल पर लीटर, है ना? तो क्या हो सकता है सर, देन रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के इंटू के हो जाएगा, है ना? तो यानी कि आप देख रहे हो क्या कि रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कितना, 1 मोल पर लीटर। तो डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रेट कांस्टेंट when concentration of each reactant
concentration of each reactant is equal to 1 mole per liter. अब रही बात यूनिट की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होगा सर? अब आप देख रहे हो कि रेट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, के इंटू ए का पावर ए और बी का पावर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो यहां पे के इज इक्वल टू लिख सकते हो रेट अपॉन ए का पावर ए और बी का पावर क्या हो जाएगा, बी, है ना। रेट का तो आप जानते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का पावर कितना, ए, और इसका क्या होता है, मोल पर लीटर का पावर क्या हो जाएगा, पर लीटर का पावर बी। इसका मतलब ए और बी का अगर वैल्यू हम लोग का नोन होगा तो पूरा हम लोग क्या होता है, रेट कांस्टेंट का भी यूनिट निकाल सकते हैं। यानी कि द रेट कांस्टेंट, द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट इज डिपेंड्स अपॉन द क्या जाएगा, ए एंड बी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए और बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन में मोल क्या होता है, यहां पे मोल पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो अगर मैं इस बात को यहां से इस तरह से लेके चलूं, पहला कैरेक्टर क्या होगा, हाँ, पहला कैरेक्टर मैंने बताया कि इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज क्या जाएगा, 1 मोल पर लीटर। तो लोग पहला कैरेक्टर इसको लिख सकते हैं, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ each reactant is कितना, 1 मोल पर लीटर, है ना। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो 1 मोल है तो इसका मतलब एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फिक्स है। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट इज नॉट depends upon concentration of reactant। ठीक है, मैं इसकी थर्ड पॉइंट बोलूं तो अभी मैंने बताया था कि इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, इसके लिए मैंने बताया कि रेट इज इक्वल टू, यहां पे यूनिट जो होता है, सो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू ए का पावर ए और बी का पावर क्या हो जाएगा, बी। आप जानते हो कि इसका भी मोल पर लीटर और इसका भी मोल पर लीटर है, तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इफ ए प्लस बी का वैल्यू अगर मैं बता दूं, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एन, एन बनाना, जो कि एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या, रिएक्शन। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लिया जाए। ठीक है, तो देन क्या लिख सकते हो सर, हाँ, तो देन आप लिख सकते हो K इज इक्वल टू इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट का मोल पर लीटर
पर सेकेंड, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा सर कि मोल पर लीटर का पावर कितना हो जाएगा n, है ना। इसका पावर टोटल का अगर पावर मैं करके चलो इसको अगर साइड कर दूं, सेकंड को अगर साइड कर दूं तो इसका 1 हो गया और ये ऊपर से जाएगा तो नीचे, तो इसका टोटल अगर वैल्यू अगर निकाल के देखोगे तो मोल पर लीटर का पावर कितना हो गया, ऊपर का 1 और नीचे का n, है ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, और ये तो सेकंड तो रह ही गया, सेकंड इनवर्स, यानी कि आपका ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यानी कि लिख सकते हैं कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड्स अपॉन क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इन तीन बातों से हम लोगों को कैरेक्टर से एक चीज तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि रेट में और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। अब इसकी मैं बात करूं रेट को, तो रेट क्या बोलोगे कि इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड टाइम में जो चेंज करेगा उसको रेट कह रहे होते हैं। और ये क्या बोलोगे, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कितना, 1 मोल पर लीटर। अब क्या हो जाएगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन क्या जाएगा, कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया था, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, है ना। यहां पे आप देख रहे हो इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड फिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इससे हम लोग इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो नाउ वी एक्सप्लेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या है, मान लेते हैं छोटी सी बात, मैकेनिज्म क्या है, मान लेते हैं कि कोई लड़का कोई बढ़िया चीज बनाया, ठीक है, कोई लड़का कोई बढ़िया चीज का फॉर्मेशन करके लाया, तो मैं पूछूंगा उससे, लोग क्या पूछेंगे, आखिर बताओ कैसे बताया, है ना। आखिर उससे पूछोगे कैसे बनाया। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि देखते होंगे आप लोग कि टीवी पे शेफ आता है खाना बनाने के लिए, सिखाने के लिए, है ना। तो वो क्या बोलता है, जो चीज सपोज दैट कि अगर वो क्या होता है सब्जी बनाने के लिए बात करेगा तो एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, एक आलू लेंगे, एक प्याज लेंगे, उसको अच्छी तरह से काटेंगे, फिर उसको धोएंगे, मतलब हर चीज का, ठीक है, एकदम वेरियस स्टेप बाय स्टेप का एकदम क्या करेगा, डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेनेशन करता है ना। तो जो क्या होता है कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन, वहां पे समझो कि कोई केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई केमिकल रिएक्शन में भी वही स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो हुआ होगा चेंजिंग। तो हर एक स्टेप का जो चेंजिंग इसका स्टडी करते हो, डिटेल्ड स्टडी करते हो, तब उसको क्या बोलोगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यानी कि अच्छा थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, कर क्या होता है जब सब्जी बनाता है तो उसमें समझाता है ना, पहले करते के तो दिखना नहीं ना है, उस समय तो आप स्टडी करते हो तो बस कर रहे हो, करके बनाने नहीं ना लगते हो, तुरंत देख पढ़ने के बाद बनाते हो, इसका मतलब थ्योरेटिकल है ना। यानी कि द डिटेल theoretical study of various steps of a chemical reaction, is called mechanism of reaction.
मेकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसे अभी और बात करें, सपोज दैट कोई लड़का झगड़ा किया, मेरे पास कंप्लेन लेके आया, ठीक है, मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि वहां पे सबसे पहले पूछूंगा कौन कौन था, है ना, कितने लोग थे, सबको बुला के एक एक स्टेप बाय स्टेप का स्टडी करूंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मेरा स्टडी जो हुआ वो झगड़ा करवा के देखे, या जो हुआ था उसी का स्टडी किया, जो हुआ था उसी का स्टडी किया, जो सबके मुंह से सुने, यानी कि हम थ्योरेटिकल स्टडी किए कि प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल स्टडी जो हुआ, मैंने स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी किया वो हुआ हमारा क्या, मैकेनिज्म। क्या हुआ, मैकेनिज्म, विदाउट। अब सपोज दैट कि यहां पे कोई झगड़ा हुई, ठीक है, और झगड़ा हुआ, मेरे पास कंप्लेन आया, तो कंप्लेन आया तो मैं पहले क्या पूछूंगा, वहां पे कौन कौन था, झगड़ा में कौन कौन था, ठीक है, मतलब मैंने पहले नंबर का पता लगाया, है ना। तो उसको केमिकल रिएक्शन में मान लेते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग पहले पता क्या लगाएंगे, उसमें कौन कौन ऐसे रिएक्टेंट थे जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए, है ना। तो उसकी जो नंबर होता है उसको बोलते हैं मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो नाउ एक्सप्लेन अबाउट द molecularity of reaction। molecularity of reaction डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, ठीक है। ये केमिकल स्पीसीज क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, ठीक है, आयंस, ठीक है, और मोलेक्यूल्स। विच इज participated in chemical reaction for the formation of product, for the formation of product, formation of products is called its molecularity of reaction। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो N2O5 अगर इसका डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, तो बन रहा है N2O3 प्लस O2। बताओ इसमें कितने पार्टिसिपेट किए, एक। तो इसको बोलते हैं यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन। इसका मतलब मोलेक्युलरिटी इसका कितना हुआ सर, 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं H2 प्लस I2 एरो 2HI, इस कंडीशन में इसका मोलेक्युलरिटी कितना हुआ सर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये क्या है, ये बता कि इट इज द नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज विच इज पार्टिसिपेटेड इन द क्या, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज the number of chemical species which are participated in or
participated in the formation of chemical reaction, है ना। मैं सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं तो क्या होगा, सेकेंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 2 लड़का झगड़ा किया तो उसको आप काउंट कर सकते हो, 3 को काउंट कर सकते हो, लेकिन जो ही 3 से ज्यादा हो जाएगा उसकी काउंटिंग नहीं पॉसिबल है। जैसे 2 गांव वाला झगड़ा कर लिया, ठीक है, तो उसका क्या होता है, पता कर लगा सकते हैं कि कितना पार्टिसिपेट किया था, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। इट इज नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बताओ ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल ना स्टडी किए हम लोग, तो क्या लिखेंगे, इट इज theoretical वैल्यू, है ना। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की भी बात करूं वो क्या हो सकता है, बताओ, -4 आदमी झगड़ा कर सकता है, पॉसिबल है, हाँ? या 0 आदमी पार्टिसिपेट किया, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी 0 और निगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मान जो हो सकता है वो 0 कभी नहीं हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये जो होगा सो मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू है ना। इट इज डिपेंड्स अपॉन mechanism of reaction। अगर 6th पॉइंट की मैं बात करूं, it is not depends upon temperature, not depends upon, it is not depends upon temperature and concentration। तो ये थे मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के जीसी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर मैं बोलूं कोई ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन आया है, रेट लॉ इक्वेशन आया जो एक्सपेरिमेंटली आया है, कहां से आया है, एक्सपेरिमेंटली। सपोज दैट मेरे पास A मोल ऑफ A रिएक्शन कर रहा है B मोल ऑफ B, ठीक है, ये तुरंत गया कहां बनेगा, C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू A टू द पावर A और B टू द पावर क्या, B। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन में इसका और इसका ये जो पावर हुआ, इस पावर को या इस जो कोएफिशिएंट मोलर कंसंट्रेशन का जो कोएफिशिएंट था, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, क्या, द पावर और कोएफिशिएंट ऑफ मोलर concentration appearing
in experimental rate law equation, rate law equation या of reaction is called order of reaction. ठीक है, तो यहां पे लिख रहे थे क्या, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर क्या आ जाएगा, ए और बी का पावर बी, है ना, वेयर ए प्लस बी का जो वैल्यू आया इसको क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो तो यार, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाए 1, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाए, है ना, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड हो जाए, तो देन क्या लिखोगे, इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 3 हो जाए, देन इट इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे अगर a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए, तो अब इसको क्या बोलोगे आप, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब इसका जीसी होगा जनरल करेक्ट। चलिए, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहला इसका डिफरेंशियल से निकलेगा, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन which are used in experimental mental rate law equation। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, कि इट इज क्या है, जब एक्सपेरिमेंटल लग रहा है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अभी मैंने बताया कि इसका वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, इट्स वैल्यू मे बी 0, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, ये क्या जाएगा, ये दोनों के लिए क्या होता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के रिएक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्री
और कॉम्प्लेक्स बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बोलूं, फिफ्थ पॉइंट, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन it is not depends upon mechanism of reaction। यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है और इसका वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।